बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का आई कैप की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमने देखना ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी लिखी जाती है और कौन सी वैल्यू फाइंड की जाती है। मतलब अगर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1, 6 और 7 इस बुक के हिसाब से, आई कैप की बुक के हिसाब से, इसमें से आई कैप ने आपको 10 to 15 मार्क्स का मार्जिन रखा हुआ है। हाँ, इससे कम वो कर देते, ज्यादा नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता था पहले कि इसमें से सवाल आता ही नहीं था, बट अब वो जो पास्ट ट्रेंड हमने देखा है, इसमें से वो 10 से 15 नंबर का सवाल इसमें से एक दे रहा है। तो इसलिए ये तीनों चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सी आपको पता है इंग्लिश तो आपको समझनी पड़ेगी इसकी, बाकी ये काम बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने इनमें देखना क्या है कि इस चैप्टर में से सवाल कैसे आएगा। तीन तरह से सवाल आ सकता है। नंबर 1 कि वो आपसे ये कहेगा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दे देगा और इसको रेक्टिफाई करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक देकर उसमें कुछ गलतियां होंगी, उसको रेक्टिफाई करना होगा। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा या फाइंड करना होगा। तीसरा इस चैप्टर से स्पेसिफिकली जो सवाल आता है वो आता है कि जर्नल एंट्रीज पास करना। ये जो जर्नल एंट्रीज पास करना है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में भी आ सकता है सवाल। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 7 का भी हो सकता है। हाँ, आई कैप की बुक चेंज होती रहती है, तो हो सकता है इनके चैप्टर्स के जो नाम मैं आपको लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। जो चैप्टर नंबर 6 है वो है कॉस्ट फ्लो का, कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट हम लगा रहे होते हैं वो कैसे कैसे लगा रहे हैं। जैसे मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर ओवरहेड है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल को किस तरह से लिखना है। मतलब प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट किस तरह से फ्लो कर रही है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो हम पढ़ेंगे जॉब एंड सर्विस, जॉब ऑर्डर कास्टिंग। बिल्कुल वही सवाल है। मतलब एक स्पेसिफिक अगर हमें जॉब मिले, मतलब एक बैच की कॉस्ट फाइंड करनी है, एक टारगेट कोई हमें मिला है कि 500 यूनिट बनाने हैं, उन 500 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, वो जॉब ऑर्डर कॉस्ट। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्विस कॉस्टिंग। मतलब एक चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग कैसे फाइंड करनी है ये भी हमने सीखना है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में ये चीज है। चैप्टर नंबर 6 में कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन है और चैप्टर नंबर 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इन्वेंट्री मेन दो टाइप की होती है, एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। रिटेलर कौन भाई साहब होता है? ये वो बंदा है जो किसी भी चीज को बनाने के लिए, सॉरी, किसी भी चीज को बेचने के लिए जब वो खरीदता है तो जिस हालत में खरीदता है ऑलमोस्ट उसी हालत में बेच देता है। रिटेलर वो चीज खुद नहीं बना रहा होता, रिटेलर वो चीजें बनी बनाई खरीदता है और उसी को ही बेच देता है। हाँ, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वो कर सकता है, जैसे प्राइस टैग लगाना, अपना नाम का टैग ऊपर लगा लेना, ये वो कर सकता है। अदरवाइज जैसे ये एक पेन है, इस पेन को मैं जिस हालत में खरीद रहा हूँ सिवाय इस ऊपर एक नाम अपना प्रिंट करवा लेता हूँ और आगे इसी हालत में बेच देता हूँ, तो मैं रिटेलर कहलाऊँ। मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जो चीज को जिस हालत में खरीदता है उसको तब्दील करके बेचता है। मतलब जिस हालत में खरीदता है उस हालत में नहीं बेचता, मॉडिफाई करके बेचता है। और मॉडिफिकेशन भी थोड़ी बहुत नहीं, मेजर मॉडिफिकेशन। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें
मैन्युफैक्चरर अगर वो एक वुड खरीदता है और फर्नीचर बनाकर बेचता है, वुड बनाता है, सॉरी वुड खरीदता है और फर्नीचर बनाकर बेचता है, तो अब इनमें देखो कि लकड़ी की जो हालत होती है और फर्नीचर की जो हालत होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज दैट वो एक चेयर बनी बनाई खरीदता है और चेयर को ही बेच देता है, तो ये रिटेलर होगा। मैन्युफैक्चरर क्या होगा कि रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश्ड गुड्स में बेचता है, और रिटेलर बनी बनाई चीज को खरीद के उसी हालत में बेच देता है। सम माइनर मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। अब जो रिटेलर है इसकी जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और मैन्युफैक्चरर की डिफरेंट है। रिटेलर जो अपनी कॉस्टिंग कर रहा होगा मेरे भाई, वो कर रहा होगा, पहले तो हम ये हमें पता होना चाहिए ना कि रिटेलर जो कॉस्टिंग करेगा वो भी दो तरह से होती है। एक होता है इनिशियल और एक होता है सब्सिक्वेंट। मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन इनिशियली जब वो खरीदेगा किस वैल्यू पे लिखेगा, तब वो कॉस्ट पे लिखेगा। और बाद में का मतलब क्या है, मतलब आपने स्टॉक खरीद लिया, साल एंड हो गया, अब साल एंड के बाद आपके पास कुछ स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ है। जितना स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो किस वैल्यू पे लिखना है, जिस वैल्यू पे खरीदा था क्या उसी वैल्यू पे लिखना है या इसको चेंज करना है। तो IS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें गाइड करता है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको लिखो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहले कॉस्ट पे लिखना है जब खरीदते हैं, और उसके बाद लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखते हैं। कॉस्ट में क्या क्या चीजें हमने लिखनी होती हैं ये भी आप देख लो। अच्छा, ये कॉस्ट चाहे तो आपकी फिर यानी आप रिटेलर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो और रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कॉस्ट सेम फाइंड करेंगे। मतलब एक तो परचेज प्राइस या लिस्ट प्राइस, मतलब अगर आप रिटेलर हो तो बनी बनाई चीज खरीदोगे, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो रॉ मटेरियल खरीदो। चाहे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो चाहे आप बनी बनाई चीज खरीद रहे हो, उसकी जो कॉस्टिंग है उसका तरीका एक ही है, लिस्ट प्राइस, इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट या किसी भी किस्म का डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस करेंगे। अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो उनका कुछ नहीं करना, वो इग्नोर करेंगे, ना इसके अंदर प्लस होगा ना माइनस होगा। अगर प्लस हुआ हुआ है तो निकाल देंगे। रिफंडेबल टैक्सेस इग्नोर करेंगे, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इसमें ऐड करेंगे। गॉट इट। उसके बाद सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करेंगे। मतलब कैरेजन के नाम से हो सकता है, फ्रेट के नाम से हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हो सकता है, तो कि जिस नाम से भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको गिवन होंगे वो भी हमने ऐड करने हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी ऐड करते हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट याद रखें, अगर वो लफ्ज लिखे इन ट्रांजिट तो ऐड करना है, वरना इंश्योरेंस ऐड नहीं करते। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लिखेगा, इन ट्रांजिट का लफ्ज लिखेगा, या वो कुछ इस तरह का मतलब बताएगा कि जब हम चीज खरीद रहे हैं हमारे प्रेमिसेस तक लाने तक दरमियान में हमने इंश्योरेंस करवाई है कि कहीं रास्ते में हमारा स्टॉक खराब ना हो जाए, वो होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो ये चीजें हम सब ऐड करके ये हमारे पास उस इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी। अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, और अगर फिनिश गुड्स हम बनी बनाई खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक होगी बात। फिर सब्सिक्वेंटली हमने इसको रखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। अभी हम मैन्युफैक्चरर की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ रिटेलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरर के भी और रिटेलर के भी एक जैसे होते हैं। जैसे कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दोनों का सेम होता है, सब्सिक्वेंट
मयर्ड, मतलब इन्वेंट्री मयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। पहले तो पता होना चाहिए एनआरवी क्या चीज है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती क्या चीज है? ये एक सेल वैल्यू को कहते हैं। जितने का हमारा पड़ा हुआ स्टॉक है वो बिक जाएगा, बिका नहीं, बिकेगा, मतलब इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंस या एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर repair expense incurred to make it for saleable condition। मतलब ये कि आपके पास, आपने सपोज दैट ये हमारे पास एक पेन है, हमारे पास अभी मौजूद है, हमें लगता है कि ये पेन हमारा फ्यूचर में कल परसों तरसों कि ये 200 रुपए का बिक जाएगा, ठीक है, और बेचने के ऊपर भी 20 रुपए कोई कमीशन या कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जो कैरेज आउट हम कहते हैं, वो लग सकता है। तो इसका मतलब है 200 का ये पेन बिक सकता है, 20 रुपए इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा, तो ये एनआरवी इसकी कितनी हो जाएगी? 180। ठीक होगी बात? मोस्ट ऑफ द केसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछी भी गई है और पूछ भी सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस कॉस्ट कम होती है, क्योंकि कॉस्ट जिस पर हम खरीदते हैं और एनआरवी जिस पर हम बेचते हैं, तो बेचने की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, पेपर में भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस सिचुएशन में एनआरवी मे बी लोअर देन इट्स कॉस्ट, मतलब एनआरवी कॉस्ट से कब कम हो सकती है। नॉर्मली कॉस्ट कम होती है, लेकिन एनआरवी कम कब कब हो सकती है? नंबर 1, अगर स्टॉक हमारा डैमेज हो जाए, तब एनआरवी कम हो सकती है। नंबर 2, स्टॉक कंप्लीटली या पार्शली ऑब्सोलीट हो जाए, स्टॉक की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन कर जाए। मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करने का मतलब ये होता है कि हमने जिस कीमत पे खरीदा था, बाद में मार्केट में कुछ इस तरह से मसला हुआ कि मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत ही कम हो गई, अब वो उस तरह का बिकेगा ही नहीं जिस पर हम सोच रहे थे, या उसके ऊपर जो सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाए इन्फ्लेशन की वजह से या कोई और वजह हो सकती है, या मार्केट में हमारी चीज का कंपेटिटर आ जाए। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें एनआरवी कम हो सकती है। मतलब अगर इसमें से कोई भी सवाल के अंदर बात बताई हो तो इसका मतलब है एनआरवी के कम होने के चांसेस है, और अगर ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ तो फिर कॉस्ट कम होगी, फिर हम कॉस्ट पे ही लिखा करें। तो चाहे ये मैन्युफैक्चरर का केस है चाहे रिटेलर का केस है, लेकिन ये है कि इस मामले में फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स, एक बात बड़ा ध्यान से सुने, ये कुछ लोगों को पता है, अगर आपके फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है तो आप रॉ मटेरियल की भी एनआरवी कम करने की इजाजत है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम नहीं है तो फिर चाहे रॉ मटेरियल की एनआरवी कम ही क्यों ना हो, उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे नहीं लेते। दोबारा सुने, अगर मैन्युफैक्चर के केस में फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है तो ओके, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी भी लेंगे, और रॉ मटेरियल की भी अगर एनआरवी कम है तो उसको भी एनआरवी भी ले लेंगे।
लेकिन अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम नहीं है तो रॉ मटेरियल के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर फिनिश गुड्स पे रूल अप्लाई हो रहा है तो रॉ मटेरियल पे रूल अप्लाई होगा, और अगर फिनिश गुड्स पर अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब उसकी एनआरवी कम नहीं आ रही, तो रॉ मटेरियल को फिर कॉस्ट पे ही लेंगे। बात समझ लगी? चलें जी, आगे चलते हैं। फिर अब हम थोड़े से 2-4 बेसिक से सवाल करते हैं एनआरवी से रिलेटेड, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन करने हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनआरवी वाले सवाल करेंगे और स्टॉक वैल्यूएशन, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, और फिर आगे सारी जनरल एंट्रीज ही होंगी, ठीक है। तो चलो मेरे भाई बिस्मिल्लाह करते हैं कि एनआरवी का सवाल दो तरह से पेपर में आ सकता है। एक कि आपको स्टॉक 3-4 टाइप के गिवन हो सकते हैं, कोशिश करना कि स्टॉक को आप इसी फॉर्मेट में ही लिख लेना, ए बी सी डी, 4 स्टॉक है हमारे पास, और कॉस्ट है सबकी, सपोज दैट ए की कॉस्ट आपने फाइंड की हुई है 3000 गिवन होगी, या फाइंड कर लेना। बी की कॉस्ट है 10,000, सी की कॉस्ट है 7,000, डी की कॉस्ट है 5,000। सपोज इनकी जो सेलिंग प्राइस है, मतलब ये जो सेल हो सकते हैं, ए सेल हो सकता है 4,000 का, बी सेल हो सकता है 11,500 का, सी सेल हो सकता है 8,000 का, डी सेल हो सकता है 7,000। ओके, इनके जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कितने आ सकते हैं? सेलिंग एक्सपेंस, सपोज दैट जो ए है उसके 400 सेलिंग एक्सपेंस हैं, जो बी है उसके 2,000 सेलिंग एक्सपेंस हैं, जो सी है उसके 1,500 सेलिंग एक्सपेंस हैं, और जो डी है उसके 1,000 सेलिंग एक्सपेंस। सपोज ये सवाल है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फाइंड द वैल्यू ऑफ closing stock appeared in statement of financial position या बैलेंस शीट। ठीक होगी बात? तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए, आपने मेन 2 कॉलम पे फोकस करना है, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। हर स्टॉक की कॉस्ट और हर स्टॉक की एनआरवी आपके पास होनी चाहिए, हर सेपरेटली, हर स्टॉक की कॉस्ट और हर स्टॉक की एनआरवी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि अगर हम इस सवाल को अपने तरीके से हल करते हैं, तो सबसे पहले आपने यहां पर स्टॉक वैल्यूएशन लिखनी है, यानी ऊपर कंपनी का नाम लिख देना और हेडिंग देना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक वैल्यूएशन। यहां पर स्टॉक, यहां पर कॉस्ट, यहां पर एनआरवी, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये 2 कॉलम तो कंफर्म हो गए कॉस्ट और एनआरवी का, बाद में देखेंगे कि कोई कॉलम और साथ कौन से बनाने हैं। जैसे अब इसमें हमारे पास स्टॉक है ए, बी, सी और डी। जो ए स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास 3,000 है, जो बी है वो 10,000, जो सी है वो 7,000, और जो डी है वो 5,000। अगर हम इसकी एनआरवी फाइंड करने जाते हैं तो एनआरवी की डेफिनेशन है जितने का वो सेल हो सकता है लेस सेलिंग एक्सपेंस, या कोई भी एक्सपेंस जो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। तो करो जरा एनआरवी इसकी फाइंड कर लेते हैं। 4,000 में से 400 माइनस कर दो, 3,600। 10,000 में से, सॉरी कितनी वैल्यू है? 11,500। 11,500 में से 2,000 माइनस कर दो तो 9,500। 8,000 में से 1,500 माइनस कर दो तो 6,500। 7,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो 6,000। इनको माइनस किया आपस में, एनआरवी आ गई हमारे पास। अब हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी।
तो ए को किस पे लिखेंगे? ए को किस वैल्यू पे लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 3000। बी को किस पे लिखेंगे? 9500। सी को किस पे लिखेंगे? और डी को किस पे लिखेंगे? 5000। तो इसका जो टोटल होगा दैट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब स्टॉक को लिखना होता है ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो इसका जो टोटल होगा इस कॉलम का वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। वही हर जगह आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते वक्त भी यही इस्तेमाल होगा। गॉट इट? तो करो जरा कितना आंसर आ गया। ये 3000 है तो ये 5000, 8000, 8 और 15 23, 24,000। ओके होगी बात? उसके बाद यहां पर अगर देखें ना इसकी कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट 3, 13, 20, 25,000। 25,000 वाला स्टॉक हम अपनी बुक्स में 24,000 का लेकर जा रहे हैं। 25,000 वाला स्टॉक जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, हम उसका स्टॉक लेकर जा रहे हैं 24,000 का। ये जो 1000 का डिफरेंस है इसे एनआरवी लॉस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनआरवी लॉस। और इसकी एंट्री जो पास होती है एनआरवी लॉस की, वो एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है ना 1000 से। लेकिन आपको याद होगा पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी की एंट्री पास नहीं होती, एनआरवी लॉस की परपेचुअल सिस्टम में होती है। गॉट इट? चलिए जी, एक और छोटा सा सवाल देखते हैं कि अगर सपोज दैट हमारे पास स्टॉक है 10,000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद है, 10,000 का स्टॉक, 10,000 यूनिट्स का, एट द रेट ऑफ ₹200 पर यूनिट, यानी 200 रुपए का हमने खरीदा हुआ है एक यूनिट और 10,000 यूनिट्स पड़े। एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, expected to be sold for rupees 300 per unit। लो जी, 200 के हिसाब से खरीदा हुआ 300 का बिक जाएगा। हुआ ये, आउट ऑफ दीज 3000 units are damaged and expected to be sold only rupees 240 per unit after repair expense ₹80 पर यूनिट। एक सवाल इस तरह सा भी हो सकता है, मतलब ये एक एडजस्टमेंट होगी सवाल के अंदर। कोई भी एक टाइप का स्टॉक अगर उसके सारे यूनिट्स गुड कंडीशन में नहीं है या सब यूनिट्स की सेल वैल्यू एक जैसी नहीं है, तब भी हमारा ये एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल, हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसके जो यूनिट्स हैं उनको सेग्रीगेट करना है। जो गुड यूनिट है उनको अलग करना है, जो डैमेज या ऑब्सोलीट या आउट ऑफ फैशन हो गए हैं उनको अलग करना है। उनकी कॉस्ट नॉर्मली सेम होती है, अगर वेटेड एवरेज आए तो फिर तो सेम ही होती है। फाइफो मेथड में थोड़ी अप डाउन हो सकती है। तो गुड यूनिट्स हैं और चाहे डैमेज यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली सेम ही होती है। मसला तो एनआरवी में आया डैमेज होने की वजह से। जो गुड स्टॉक है वो 300 रुपए का एक यूनिट बिकेगा। यहां पर ना यूनिट भी लिख लें, एक कॉलम ना यूनिट्स का भी बना लें। यहाँ यूनिट्स, यहां पर गुड यूनिट्स हैं 7,000 और डैमेज कितने हुए हैं? 3,000। ओके होगी बात? चलें जी,
उसके बाद जो स्टॉक हमारा डैमेज हो गया है, जो डैमेज स्टॉक हुआ है वो कितने का बिकेगा? 240 का। और उसको बेचने पे खर्चा कितना आएगा? 80 का। इसका मतलब है उसकी एनआरवी कितनी है? सेल वैल्यू माइनस एनी सेलिंग एक्सपेंस या एनी रिपेयर एक्सपेंस। तो 240 में से 80 माइनस कर देंगे तो 160। और हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। जी मेरे भाई बताओ, जो 7000 यूनिट है उसको किस पे वैल्यू करोगे? 200 पे या 300 पे? 200 पे या 300 पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 200। और जो 3000 यूनिट है उसको किस पे वैल्यू करोगे? किस पे? 160 पे। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 160। लो मेरे भाई, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये तो आ जाएगा 14000000। और ये कितना आ जाएगा? 480000। कितना आ गया टोटल? 188000। अगर इस सवाल के अंदर आपसे कोई एनआरवी लॉस पूछ ले या एनआरवी लॉस की एंट्री पूछ ले तो कैसे होगी? वो सिंपल, हमारे पास टोटल 10,000 स्टॉक था जिसकी कॉस्ट 200 के हिसाब से थी। तो कॉस्ट उसकी 2 मिलियन थी, उसको हम लिख रहे हैं 1880 पे। मतलब कितना कम लिख रहे हैं? 1,20,000। तो 1,20,000 हमारा एनआरवी लॉस होगा। एनआरवी लॉस कैसे फाइंड करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट और जिस पे हम स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं। ठीक होगी बात? चलें जी, अब मैं आपको इसकी एंट्री सिखा देता हूं। और क्योंकि इस एंट्री सीख के ना फिर हम सवालों पे चले जाएंगे। और फिर जो एंट्री, पहले हम एनआरवी वाले सवाल कर लेंगे, ठीक है, और फिर एंट्रीज वाले सवाल कर लेंगे। या तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि सवाल आएंगे इसके जनरल एंट्री के अलावा, वो पहले अभी कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे अगले लेक्चर में फिर जनरल एंट्री सीख के जनरल एंट्री वाले सवालों में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ आपके जो पहला चैप्टर है उसका ये ओवरव्यू है। और साथ आप ये भी लिख लें कि आपने पेपर में अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद करना है तो उसमें क्या आप याद कर सकते हो। सिर्फ ये थोड़ा सा, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपने पीआरसी में पढ़े भी हुए हैं कि द फॉलोइंग टेबल समराइज द प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये पेपर में हो सकता है ये सवाल आ जाए। अच्छा, एक चीज और भी हमने देख लेते हैं 5-10 मिनट के अंदर, वेटेड एवरेज ऑफ फाइफो को। ये मैं थ्योरी पढ़ा दूं, ये वाली थ्योरी लिखवा दूं आपको। फिर मैं आपको फाइफो और वेटेड एवरेज का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दे देता हूं, ठीक है। और फिर हम अगले लेक्चर में सवालों पे चले जाएंगे। गॉट इट? तो आपने ये देखना है कि भाई मेरे ये प्रोसेस में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोसेस आ सकते हैं पेपर में, ये आपने एक नजर पढ़ना है। और क्यों उनकी जरूरत होती है ये भी आपने बस यहां तक ये थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है कि कब कब एनआरवी कम हो सकती है। एनआरवी मे बी लोअर देन, मे बी लोअर, ये आपने पढ़ना है। एनआरवी की डेफिनेशन भी एक नजर देख लेनी है। उसके बाद ये एग्जांपल्स आपने खुद कर लेनी है। एग्जांपल नंबर 1 छोड़ देनी है, 2, 3 ये एग्जांपल आपने सारी खुद कर लेनी है, ये आपकी हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने इसमें से थ्योरी कौन सी करनी है, ठीक है। बस थ्योरी, इसके अलावा और कुछ नहीं करनी इस चैप्टर में से, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल्स आपने सारी करनी है। वैसे तो मेरे पास पेपर में कवर हो रही हैं बड़ी एग्जांपल्स, और छोटी एग्जांपल्स आपने यहाँ से कर ली। हाँ, थ्योरी आपने इतनी करनी है। अब आ जाओ जरा, मैं आपको 5 और वेटेड एवरेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, ताकि सवाल करते हुए हम फिर थ्योरी वाला पोर्शन ना हो, सिर्फ सवालों पे फोकस करें। ये तो आपको पता है कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री है, रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री वो दो तरह से होती है। एक होती है पीरियोडिक सिस्टम,
जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं पूछे जाता। एक होता है परपेचुअल सिस्टम, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में पूछा जाता। हाँ जी, पीरियोडिक सिस्टम होता है और परपेचुअल होता है। परपेचुअल सिस्टम हमारे सिलेबस में है। अब परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर फर्क क्या होता है ये जरा देख रहे हैं। जैसे सपोज में एक सॉरी पीरियोडिक परपेचुअल तो हमारे सिलेबस में पीरियोडिक है ही नहीं, परपेचुअल है। अब परपेचुअल के अंदर हमने जब कॉस्ट वैल्यूएशन करनी होती है तो उसके अंदर हमने इस्तेमाल करने होते हैं कुछ कॉस्ट फार्मूला, जिसमें एक फाइफो मेथड है और एक वेटेड एवरेज। फाइफो मेथड आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज, जैसे एव को भी कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक होगी बात। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, मतलब फाइफो और वेटेड एवरेज को, तो इसका सवाल किस तरह से आ सकता है पेपर में या किस तरह से डील करेंगे हम। सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 5000 यूनिट, और 5000 यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख। हमने यूनिट जो खरीदे, परचेज किए या प्रोड्यूस किए, वो किए 50,000 यूनिट, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट आ गई हमारी, वो आ गई सपोज एट 12 लाख। ओके की बात। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट पड़े हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो सपोज यूनिट पड़े हुए हैं 10,000। कहते हैं बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर फाइफो मेथड होगा तो क्या वैल्यू होगी, और अगर वेटेड एवरेज होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। 8,000 10,000 यूनिट की। जी मेरे भी बता सकते हो कोई, 10,000 यूनिट की क्या वैल्यू होगी। फाइफो मेथड होगा तो क्या वैल्यू होगी, वेटेड एवरेज होगा तो क्या होगी। जी लो मेरे भाई, सबसे पहले आप ऐसा करोगे कि पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करोगे, ठीक है। तो करो जरा डिवाइड, 1 लाख को 5,000 पे डिवाइड करो तो 20, और 12 लाख को 50,000 पे डिवाइड करोगे तो 24। यही आ रहा है। अब हमने देखना है अगर फाइफो मेथड है तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा होगा वो तो पहले बिक चुका होगा। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा वो 24 रुपए वाला पड़ा होगा, जो लेटेस्ट परचेज होती है ना फाइफो में, वो वाला स्टॉक पड़ा होगा। जो पहले खरीदा होगा वो तो बिक चुका है, वो तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और हमारा आंसर आ जाएगा 240। फाइफो मेथड में जो लेटेस्ट परचेज होती हैं उनमें से अपने 10,000 पूरे करने होंगे, लास्ट परचेजेस वाला रेट लेना होगा। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि लास्ट परचेज वाले में 10,000 होने चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इसका तरह का भी एक ट्रिक कर लेते हैं। और वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में हम एवरेज रेट निकालते हैं। वेटेड एवरेज में एवरेज रेट निकालते हैं। क्या तरीका होता है एवरेज रेट का, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस जो यूनिट बनाए या खरीदे उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस जो यूनिट परचेज किए या प्रोड्यूस किए। सादा सी बात बताऊं तो वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी, प्लस 12 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं, 5,000 प्लस 50,000। लो मेरे भाई, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 13 लाख को 55,000 पे डिवाइड कर दे, 13 लाख को 55,000 पे डिवाइड करते हैं
तो कितना आ गया 23.64, यानी 1 लाख प्लस 12 लाख, ये 13 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय 55 जी। तो अब हमने 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है 23.64 से। तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23.64 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 236,400। बात समझ लगी कि अगर हमने FIFO मेथड है तो लेटेस्ट परचेज का रेट ले लेना है, और अगर वेटेड एवरेज है तो एवरेज रेट फाइंड करके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट अगर एक और सवाल देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट पड़े हुए हैं 1000 एट द रेट ऑफ 10, जो हमने परचेज किए, ये डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं परचेज के, तो हमने बस ये देखना है कि अगर वेटेड एवरेज है तो एवरेज रेट ले लेना सबका, ओपनिंग स्टॉक की सारी वैल्यू और जितने यूनिट खरीदे उनकी वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, और अगर FIFO है तो जो लास्ट परचेजेस हैं उनमें से अपने यूनिट पूरे करने। ठीक है, सपोज दैट आपने जो खरीदे हैं वो 5000 यूनिट है एट द रेट ऑफ 12, ये कितना आ जाएगा 60,000। ठीक होगी बात। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट हमारे पास मौजूद हैं, क्लोजिंग स्टॉक वो पड़े हुए हैं 5200 यूनिट्स। लो मेरे भाई FIFO मेथड में क्या वैल्यू आएगी इसकी और वेटेड एवरेज में क्या है। अब देखिए FIFO मेथड में हमने लेना है, रेट कंबाइन नहीं कर सकते, हमने लेने हैं 12 रुपए वाले, लेकिन 12 रुपए वाले तो है ही सारे 5000 और हमारे पास तो 5200 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है 5000 12 रुपए वाले होंगे और 200 फिर 10 रुपए वाले बचे पड़े होंगे। मतलब जो हमारे पास अभी स्टॉक अनसोल्ड है वो 5200। तो लास्ट परचेजेस वाला स्टॉक हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन वो तो है ही टोटल 5000, और फिर 200 किस रेट वाला पड़ा होगा 10 रुपए वाला। तो इस तरह से आपने FIFO मेथड में अपने यूनिट पूरे करने लास्ट परचेजेस की साइड से। तो कितना हो जाएगा 60,000, तो ये एज इट इज आ गया, और ये कितना आ गया 2000। और अगर वेटेड एवरेज में देखा जाए तो उसमें 5200 को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और एवरेज रेट कैसे आएगा, पहले वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कितना आंसर आ गया 70,000 डिवाइडेड बाय 6000, 11.6 है, मल्टीप्लाइड बाय 5200, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ऑलमोस्ट 11.6 है, और मल्टीप्लाइड बाय 52, 60,684। बात समझ लगी। चले मेरे भाई लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी एडजस्टमेंट आ सकती है छोटी सी, कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हूं तो किस मेथड से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, और अगर प्राइसेस कम हो रही हूं तो किस मेथड से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा। याद रखिए अगर प्राइसेस ज्यादा हो रही हो तो FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, हायर, क्योंकि इसमें लास्ट परचेजेस होंगी और लास्ट परचेजेस ज्यादा प्राइस वाली होंगी, और प्राइसेस अगर कम हो रही होंगी तो FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लोअर कम आएगी एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। क्योंकि बात फिर वेटेड एवरेज में, और इसके बरअक्स कॉस्ट ऑफ सेल वो लोअर होगी, कॉस्ट ऑफ सेल हायर होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का अपोजिट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक ने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होना होता है, ज्यादा वैल्यू माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, कम वैल्यू माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्ट इंपैक्ट पेपर में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए
वेटेड एवरेज के अंदर अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लोअर होगी और कॉस्ट ऑफ सेल की हायर, और प्राइसेस अगर कम हो रही हैं तो वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी। उसके उल्टा हो जाएगा ना, पेपर में वो ये हमें दे देगा कि भाई पहले हम फाइफो मेथड से इस्तेमाल कर रहे थे, वेटेड एवरेज पे चले गए, या गलती वो बताएगा कि करना था फाइफो मेथड से, कर बैठे वेटेड एवरेज से। तो फिर हम देखेंगे कि प्राइसेस का जो इफेक्ट है वो कैसे एलोकेट करना है। मिसाल के तौर पे प्राइसेस बढ़ रही थी, हमें पता है फाइफो मेथड में स्टॉक ज्यादा आएगा और वेटेड एवरेज में स्टॉक कम आएगा। तो अगर हमने फाइफो से लिख दिया तो इसका मतलब है हमने अपना स्टॉक ज्यादा लिख दिया होगा। वेटेड एवरेज में जाने के लिए स्टॉक को कम करना पड़ेगा। और अगर हमने गलती से वेटेड एवरेज से लिख बैठे, लिखना था फाइफो से, मतलब अपना स्टॉक कम कर बैठे, तो वो जो प्राइस इफेक्ट आएगा उसको एडजस्ट करके अपना स्टॉक वापस बढ़ा देंगे। तो इस तरह का ये सवाल पेपर में आ सकता है। तो इस लेक्चर में हम बस यहां तक ही रखते हैं। अगर कोई मसला है तो आपने कमेंट्स वगैरह के अंदर या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंशाल्लाह सीखना है इसकी जर्नल एंट्रीज, बल्कि पहले हमने इसके सवाल करने हैं क्लोजिंग स्टॉक के, और फिर उससे अगले लेक्चर में जर्नल एंट्रीज, और फिर सिर्फ जर्नल एंट्रीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।